प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आपको जो इतिहास लेखन के स्रोत की चर्चा चल रही थी और इतिहास लेखन में किस तरह से विदेशी यात्रियों का विवरण का महत्व है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और इस कड़ी में हमने मुग़ल कालीन जो विदेशी यात्रियों का विवरण है उसके बारे में चर्चा चल रही थी। और फादर एंथोनी मोंसेरात जो अकबर के काल में उनके दरबार में आया था और उनके साथ वो रहा, दरबार में रहा, सैन्य अभियानों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने किस तरह से तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था, शहर की व्यवस्था, आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा की, ये बताया था। उसी कड़ी में अकबर के समय में जो एक यात्री और आए, उनका नाम था रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अपने विवरण में क्या लिखा और किस तरह से उनका जो लेखन है, उनका जो यात्रा वृत्तांत है, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है मुग़ल कालीन इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से, भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से। क्योंकि हमने सुविधा की दृष्टि से बांट दिया है प्राचीन इतिहास लेखन, सल्तनत कालीन इतिहास लेखन, मुग़ल कालीन इतिहास लेखन या आधुनिक इतिहास लेखन। कुल मिला के ये सारे ही हमारी जो समग्र भारतीय इतिहास लेखन है उसके विचारों को बताते हैं और हम समग्र भारतीय इतिहास लेखन को किस तरह से समझ सकते हैं उसकी ये अलग अलग कड़ियाँ हैं। तो हमें ख़ास तौर पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, बल्कि एक ही पार्ट को हम सुविधा के दृष्टिकोण से हम अलग अलग नाम करके बता रहे हैं। जैसे हम यदि किसी एक कमरे के बारे में बताने लगें हमारे घर आए मित्र को, तो हम यही कहते हैं, या घर के बारे में बताने लगें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा बैठक है, ये हमारा किचन है, ये हमारा जो है शयन कक्ष है, बेडरूम है, ये हमारा हॉल है, ये हमारे बाथरूम है, ये हमारी गैलरी है, ये हमारी लॉबी है। तो हम अपने ही एक घर को अलग अलग जो है हिस्सों के बारे में उनको बताते हैं, समझाते हैं। विद्यार्थियों, उसी तरह से जो समग्र भारतीय इतिहास लेखन है उसको या पूरे भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से समझाया जाता है। इसलिए इसको अलग तरह से ना समझें, बल्कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाकर ही समझें, तभी हम इतिहास लेखन के जो महत्व को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम बता रहे हैं आपको रॉल्फ फिच। तो अकबर के काल में भारत आने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण यूरोपीय यात्री था रॉल्फ फिच। वह हुबली, चटगांव, बंगाल, खंबात का उल्लेख करता है। विशेष रूप से खंबात की जो बसावट है, खंबात की खाड़ी आपने सुनी होगी, और आबादी का उल्लेख करते हुए वह लिखता है कि इस शहर में इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल थे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि आज भी खैर जानवरों के लिए अस्पताल है, हमारे यहाँ पर आपने देखे होंगे। तो जानवरों के लिए अस्पताल होना यह दर्शाता है कि तत्कालीन समय में संवेदनाएं जो हैं विद्यमान थी, तो मानवीय संवेदनाएं भी निश्चित रूप से विद्यमान रही होंगी। सियासत हर दौर में अपनी जगह होती है, वो अपने तरह से रोल करती है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं होना बड़ी बात है। तो जानवरों के लिए जब उस युग में भी सोचा जा रहा है, ऐसे 400-500 साल पहले, तो क्यों हम आज के युग में नहीं सोचते? हमको सीखने को ये मिलता है। रॉल्फ फिच आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा शहर बताता है। अब शायद ये जहाँ तक है कि या तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वरना हालांकि ये जो है दोनों ही शहर आधुनिक थे और शहरों के मुकाबले, क्योंकि अकबर ये जो आगरा है 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था, अकबर से कुछ वर्षों पूर्व, लगभग 50-60 साल पहले, और फतेहपुर सीकरी तो खुद अकबर का बसाया हुआ था। तो इसी स्थिति में अगर हम समझें तो जो मोंसेरात कह रहे थे कि यहाँ के जो शहर है वो बड़े
सकरे हैं, उनका जो है सिस्टमेटिक नहीं है, तो ये बड़े शहर बताते हैं। तो यही अंतर दोनों में हो सकता है कि उन्होंने वो जो शहर में गए उनका अपना अनुभव रहा और इनका अपना अनुभव रहा। रॉल्फ फिच जो है बनारस शहर और बनारस शहर में जो मंदिर विद्यमान थे उनका वर्णन भी जो है रॉल्फ फिच करता है। दक्षिण भारत में वह जो है बुरहानपुर को सूती कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र बताता है। तो यानी वह हमारे जो देश के कई शहरों में, तत्कालीन कई शहरों में वो खुद गया है। उसने जो है उस वहाँ की व्यवस्थाओं का, वहाँ की किस तरह का व्यापार है उसका वर्णन भी करने का वो प्रयास किया है। वह पहला अंग्रेजी यात्री बताया जाता है जिसने भारत के लोगों की सामाजिक जीवन, वेशभूषा और रीति रिवाज के बारे में लिखा है। यानी मतलब विस्तृत रूप से उन्होंने इस बारे में लिखा होगा, क्योंकि सामाजिक जीवन के बारे में तो मोंसेरात भी लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि कई बार जो लिखने वाला होता है उसका एक अपना एक इंटरेस्ट होता है। जो यात्री होते हैं वह किन चीज़ों पर, उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, वो किस पे ध्यान देते हैं उस पर निर्भर करता है। वह किसी दृष्टिकोण विशेष से अपने यात्रा वृत्तांत को नहीं लिख रहे होते हैं कि हमें उस वहाँ की पॉलिटिकल चीज़ को, आज मान लो हम लंदन चले जाएं तो हम क्या देखेंगे, हम यही देखेंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यहाँ ये बड़े बड़ी इमारतें हैं, बड़ी साफ़ सुथरा है। अब वहाँ का जो राजनीति क्या है, वहाँ कौन जो है मेयर है, उस बारे में शायद हम भी इंटरेस्ट लें या न लें, तो ये डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। हो सकता है हम वहाँ जाएँ और वहाँ की सिर्फ राजनीति को समझ में आ जाएँ, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से चलता है ताकि ये शहर इस तरह से डेवलप है। तो ये समझना, तो समझने के जो अपना एक दृष्टिकोण होता है। मोंसेरेट का समान उसने भी भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है। यानी सती प्रथा है, इस बारे में यात्री, विदेशी यात्री भी जो है अपना एक विवरण वो दे रहे हैं। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। किंतु वह लिखता है कि विधवा सती, यानी विधवा कोई भी सती होने से मना करती है तो उसके लिए विवश नहीं किया जाता। यानी ये चीज़ ये है कि कई बार अब जो है राजा राम मोहन राय, जब इनका हमने पढ़ा था पुनर्जागरण के युग में, तो कई बार ये आता है सामने इतिहास में कि विधवा जो, उनको जबरन भी उसमें सती प्रथा में ढकेला जाता था, ढोल बजाए जाते थे ताकि उसकी चीख न सुने। लेकिन यहाँ जो है फिच कहते हैं कि उसको विवश नहीं कर सकते, यानी सती होने के लिए उसको विवश नहीं किया जाता है तो सही, लेकिन उसको विवश नहीं किया जाता है। सती न होने की स्थिति में विधवा का सिर मूंड दिया जाता था, जबकि मोंसेरेट द्वारा जबरन सती होने का उल्लेख मिलता है। अब ये भी एक विरोधाभास आ गया कि मोंसेरेट ये कहते हैं कि जबरन की जाती थी। यानी ये समझा जा सकता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है और कहीं ऐसा नहीं भी था, क्योंकि हमारा देश बड़ा ही विविधताओं भरा देश है और तरह तरह की जो है संस्कृतियाँ और भाषाएं सब विद्यमान हैं। इसलिए कहीं किसी विचार को लेकर अतिवादिता भी है और कहीं किसी विचार को लेकर बड़ा खुलापन भी है, बड़ा सहजता भी है। आज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे धर्म के मामले में देख सकते हैं कि कहीं कहीं आपको धर्म के मामले में बड़े अतिवादी लोग मिल जाते हैं, कहीं धर्म के मामले में सहज लोग भी मिलते हैं। तो ये हमेशा हमारे भारतीय संस्कृति एक विशेषता है। फिच कहते हैं कि उस भारतीय समाज में, तत्कालीन भारतीय समाज में बाल विवाह प्रथा भी जो है प्रचलन में थी। उन्होंने खुद ने भी बुरहानपुर में एक बाल विवाह को देखा था। बनारस में होने वाले एक विवाह का उल्लेख भी फिंच ने बड़े विस्तार से किया है। इसके अलावा फिंच के वृत्तांत में मुगल दरबार, मुगल बादशाह और उससे संबंधित राजनीतिक पक्षों का जो विवरण है वो थोड़ा कम ही दिखाई देता है। यानी कुल मिला के वो बात सही हो जाती है कि सामाजिक जीवन के बारे में वह मोंसेराट के मुकाबले शायद ज़्यादा जो है विस्तृत रूप से लिख रहे हैं, और तत्कालीन जो सामाजिक जीवन को समझने के लिए रॉल्फ फिच का विवरण निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है।